हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मयंक और आप देख रहे हैं प्रोफेसर डायरी चैनल। आज का लेक्चर हमारा करंट अफेयर का ये तीसरा लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर में हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम को ख़त्म किया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को ख़त्म किया और ये आपका आर्थिकी से संबंधित सभी तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे। ये बहुचर्चित मैगजीन घटना चक्र की आई दृष्टि को हम कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें भी सूक्ष्म दृष्टि के पॉइंट्स मीन्स जो तथ्य हैं पॉइंट फॉर्म में उनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक संख्या में दूसरे लोगों तक इसे पहुंचाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तथ्य है आर्थिकी से संबंधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? और यह शिलान्यास 20 सितंबर 2024 को हुआ है। तो अभी महाराष्ट्र में अमरावती, जो महाराष्ट्र का अमरावती जिला है, वहाँ पर आपका पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अब ये पीएम मित्र पार्क क्या है? तो पीएम मित्र का फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। ठीक है, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। एक्चुअली जो केंद्र सरकार ने ये 7 पीएम मेगा पार्क बनाने की घोषणा की थी पहले, तो उसी के अंतर्गत ये 7वां और लास्ट पीएम मेगा पार्क बना है, पीएम मित्र पार्क बना है सॉरी, और ये लास्ट बना है अमरावती में। पहला पीएम मित्र पार्क विरुद्धनगर तमिलनाडु में बना था, दूसरा आपका वारंगल तेलंगाना में बना था, तीसरा नवसारी गुजरात में, कलबुर्गी कर्नाटक में, धार मध्य प्रदेश में, छठा लखनऊ उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में एक बन चुका है जो लखनऊ में है, और सातवां और अंतिम आपका अमरावती महाराष्ट्र में बना है। तो इस प्रकार से 7 पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन शिलान्यास किया जा चुका है। ठीक है, अब ये सातों के सातों की लोकेशन आपको याद रखनी है क्योंकि ये कम है तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। विरुद्धनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे है कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक, जिसे री इन्वेस्ट बोलते हैं, और एक्सपो का आयोजन किया गया है। यानी कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया है। तो अभी जो चौथी री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया है वो महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ठीक है, अब इससे पहले 3 हो चुके हैं। तो पहले जो सबसे पहले हुई थी वो सन 2015 में हुई थी, यानी फर्स्ट री इन्वेस्ट की जो समिट हुई थी वो सन 2015 में हुई थी नई दिल्ली में। सेकंड री इन्वेस्ट की मीटिंग हुई थी सन 2018 में ग्रेटर नोएडा में, और थर्ड हुई थी आपकी वर्चुअल फॉर्मेट में सन 2020 में, और ये चौथी है सन 2024 में जो गांधीनगर गुजरात में हुई है। अब ये जो मीटिंग होती है वो किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन होता है? तो ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है? यानी किस मंत्रालय ने विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है? तो ये मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। ठीक है, ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन सन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन सन 2024 का आयोजन जो 27वां है, इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। और इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को मिला है? तो उत्तर प्रदेश की लैब मित्र परियोजना को इस श्रेणी में गोल्ड अवार्ड मिला है। ठीक है, यानी ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल के अंतर्गत गोल्ड अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश की परियोजना है लैब मित्र। अब ये लैब मित्र पहल ये कहाँ शुरू की गई थी? तो लैब मित्र पहल उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्टार्ट की गई थी, वाराणसी शहर में। ठीक है, नेक्स्ट है किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी, अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी जिसे आईफैक्स बोला जा रहा है, उसका सन 2024 में उद्घाटन किया है। और इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो आईफैक्स सन 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ और इसका उद्घाटन किया था जितिन प्रसाद, जो एक केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, जितिन प्रसाद जी ने नई दिल्ली में आईफैक्स सन 2024 का उद्घाटन किया है। अगला है कि नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स एक इंडेक्स जारी हुआ है जिसे प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स कहा जा रहा है। ये सन 2024 का इंडेक्स है और इससे पब्लिश करता है नाइट फ्रैंक। अब इसमें पूछा है कि इसमें प्रथम स्थान पर कौन है?
तो इन जो प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स है इनमें पहले स्थान पे है आपका मनीला, ठीक है, जो कैपिटल है फिलीपींस की। और ये इसमें दे रखा है कि 26% वार्षिक की वृद्धि हुई है। अब ये क्या है, तो ये प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सभी जो शहर हैं उनमें एक्सपेंस जो खर्चा है वो कितना बढ़ गया है, उन यानी उनका लैंड का जो वहाँ पे ज़मीन है उसका रेट कितना बढ़ गया है, उस हिसाब से सिटीज़ का आपका वैल्यू देखा जाता है। तो पहले नंबर पे यहाँ पे आया मनीला जो फिलीपींस की कैपिटल है। दूसरे नंबर पे इंडिया का शहर है मुंबई। और तीसरे नंबर पे नई दिल्ली, ठीक है। कितना कितना बढ़ा है, तो मनीला में 26% रेवेन्यू बढ़ गया है, 13% मुंबई में, और लगभग 10.6% आपका नई दिल्ली में। तो सेकंड क्वेश्चन यही था कि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर है, तो मुंबई है। अगला पॉइंट था कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है। तो ये शीर्षक है भारत में महिलाएं और पुरुष सन 2023। एक रिपोर्ट जारी की है भारत में महिलाएं और पुरुष सन 2023, और ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अब इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण ये जारी हुआ है, तो ये 25वां संस्करण जारी हुआ है। इसके अनुसार भारत में वर्ष सन 2036 में लिंगानुपात कितना होने की उम्मीद है। तो भारत में यानी इस पुस्तिका के अनुसार, कौन सी पुस्तिका, भारत में महिलाएं और पुरुष सन 2023 के अनुसार भारत में लगभग सन 2036 तक लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो 952 हो जाएगा, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 952 महिलाएं होंगी, ठीक है। ये सन 2036 तक का आपका अनुमान लगाया गया है। अगला पॉइंट है कि वर्ष सन 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी सन 2036 तक 956 हो जा रहा है आपका सेक्स रेशियो, उसी हिसाब से उस टाइम पे भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो भारत की जनसंख्या सन 2036 में 152.2 करोड़ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट था कि किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है, यानी किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये भारत की मेजबानी में। और ये शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। अगला पॉइंट है कि वर्ष सन 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है, तो शीर्ष रैंक पे आया है वॉलमार्ट, ठीक है। तो क्रम देख लीजिए, अगर वर्ल्ड की बात की जाएगी तो पहले नंबर पे है वॉलमार्ट, दूसरे नंबर पे कंपनी है सऊदी सऊदी अरबिया की अरामको, ये आपकी पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टिंग कंपनी है अरामको। तीसरी है एक्जॉन मोबिल, ठीक है। तो ये टॉप 3 कंट्रीज हैं, वॉलमार्ट, सऊदी अरामको और एक्जॉन मोबिल। वहीं हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की टोटल 500 में से, यानी जो 500 की लिस्ट है, 500 में से 9 आपकी कंपनी इंडिया की लिस्टेड है। पहले सबसे जो टॉप पे है इंडिया में वो है आपकी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और ओवरऑल 86 नंबर पे है। 95th रैंक पे है आपका LIC, 116 रैंक पे है IOCL, और 178 रैंक पे है SBI। और फिर इससे कुछ नीचे हैं, मीन्स टॉप 4 जो इंडिया में है वो RIL, LIC, IOCL और SBI, ठीक है। यही इसमें दे रखा है कि ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियां हैं, तो 9 कंपनियां हैं। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है, तो RIL, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, 86th पोजीशन पे है। नेक्स्ट था कि कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो ये हरियाणा ने ये काम किया है। बहुत अच्छी बात है भाई। अगला पॉइंट है कि अलौह धातु क्षेत्र, मीन्स जैसे नॉन फेरस मेटल सेक्टर बोल रहे हैं, इसके अनंतम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष सन 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में से किस स्थान पर है। मीन्स एल्युमिनियम प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं उनमें किस रैंक पे भारत आ रहा है। तो अगर अभी हिसाब देखा जाए तो अभी इंडिया सेकंड नंबर पे एल्युमिनियम प्रोडक्शन में है। एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे, पहले पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है, ठीक है, तीसरे पे कनाडा है। और अगर राज्यों में देखा जाए कि इंडिया में किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है एल्युमिनियम का, तो उड़ीसा में, ठीक है। यानी ओवरऑल एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे है आफ्टर चाइना, और इंडिया में किसी राज्य की बात की जाए तो उड़ीसा पहले नंबर पे है, ठीक है। वैसे ही हम अगर देखें कि चूना उत्पादकों में इंडिया किस रैंक पे है, एल्युमिनियम में हमने देखा सेकंड रैंक पे है चाइना के बाद। अगर चूना में देखें हम तो तीसरे नंबर पे है, चूने में हम तीसरे नंबर पे हैं चाइना और USA के बाद। तीसरे नंबर पे चाइना, USA और इंडिया तीसरे नंबर पे है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा चूना कहाँ मिलता है, तो राजस्थान में मिलता है। अगला पॉइंट था कि भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में किस स्थान पर है। यानी अभी हमने देखा कि एल्युमिनियम में हम सेकंड पे हैं आफ्टर चाइना,
लोहे आपका चूने में हम थर्ड पे हैं आफ्टर चाइना यूएसए। और जो लोहे में यानी आयरन ओर के प्रोडक्शन में हम चौथे नंबर पे हैं आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना और इंडिया। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना और इंडिया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि एल्युमिनियम में हम सेकेंड, चूने में हम थर्ड, और आपका लोहे में हम चौथे रैंक पे हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना और इंडिया। और इंडिया में सबसे ज़्यादा लोहा किस राज्य में पाया जाता है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट पॉइंट था कि डब्ल्यूटीओ की विश्व व्यापार सांख्यिकी सन 2023 रिपोर्ट यानी वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिस्टिक्स सन 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष सन 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर है? तो भारत वर्ष सन 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद के निर्यात में भारत 8वें रैंक पे है। ठीक है, अगला पॉइंट था कि कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। अब देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, यानी सभी 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया है एक राज्य ने, और जितना भी फसल उत्पादन का जो आकलन है उसको इकट्ठा किया है। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जिसने डिजिटल क्रॉप सर्वे को कंप्लीट किया है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि चावल एटीएम कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो भारत में उड़ीसा ने चावल एटीएम लॉन्च किया है। अब इस एटीएम की क्या खास बात है तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब एक्चुअली इस एटीएम का नाम क्या है? इस एटीएम का क्या नाम है जो 5 मिनट में, एटीएम की एक खासियत बता रहे हैं कि 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे ये संचालित रह सकता है। तो इस एटीएम का नाम है अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। अन्नपूर्ति अनाज एटीएम जो उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। ठीक है, अगला है कि किस पतन पर, पतन मीन्स एयर सॉरी पोर्ट, ठीक है, सी पोर्ट, किस पतन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? यानी किस पोर्ट पर इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? तो ये पोर्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू पतन, मुंबई। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई। अगला पॉइंट था कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये आपका जो विधेयक है वो उसका नाम है उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक सन 2024। उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक सन 2024। ठीक है, इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना है? तो इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बना है। इससे पहले गुजरात ने इस कानून को लागू किया है, कर्नाटक ने लागू किया और राजस्थान ने लागू किया है। तो गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश ये चौथा राज्य बना है जिसने इस उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक को लागू किया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? यानी इस विधेयक के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस में शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किस किस में शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता किया है? तो ये है प्रोजेक्ट नेक्सस। यानी प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल होने के लिए 4 अदर इस जो आसियान सेंट्रल बैंक्स हैं उनके साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने समझौता किया है। अब ये प्रोजेक्ट नेक्सस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसमें बहुत सारी बैंक मिलकर एक पहल कर रही हैं। तो प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब के द्वारा की गई है। यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इसके इनोवेशन हब के द्वारा प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत की है। अब थोड़ा सा बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर बासिल स्विट्जरलैंड में है और ये बैंक 1930 में बनी थी। और इस बैंक को चलाते हैं 63 सेंट्रल बैंक्स, जो अलग अलग कंट्रीज़ के जो 63 सेंट्रल बैंक्स हैं उनके द्वारा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट चलाया जाता है। उसी के इनोवेशन हब द्वारा प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत की गई है। अब प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य देशों में कौन कौन देश हैं? तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है STIMP। STIMP, S से है सिंगापुर, T से है थाईलैंड, I से है इंडिया, M से है मलेशिया और P से है आपका फिलीपींस। ठीक है, तो स्टिम्प नाम से आप ध्यान रखेंगे। स्टिम्प प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, तो टोटल ये आपके 5 संस्थापक सदस्य हैं। अगला है कि प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या उद्देश्य है?
तो तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना मीन्स इजी क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट, इजी और स्पीडी क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट। ठीक है, ये इस प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य है। अगला है कि स्काई ट्रैक्स के विश्व विश्व एयरलाइंस पुरस्कार सन 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया है। दक्षिण एशिया की सबसे एयरलाइंस मानी है विस्तारा एयरलाइंस को। ठीक है, विस्तारा एयरलाइंस को दक्षिण एशिया की सबसे एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया है। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारी प्यारी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है कि वित्त वर्ष सन 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? यानी भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता, यहाँ पे कैपेसिटी पूछी है। ठीक है, पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये इसको याद करने के लिए जीकेटी। ठीक है, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा में क्षमता में वृद्धि हुई है, यानी पवन ऊर्जा की क्षमता में वृद्धि हुई है गुजरात, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ केंद्र सरकार ने किया है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में। अगला पॉइंट है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू सन 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू सन 2024 रिपोर्ट एम्बर ने जारी की है। और एम्बर किसके अधीन आता है? तो एक वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है। सॉरी, एम्बर क्या है? तो एक वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है। ठीक है, तो एम्बर जारी करता है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू सन 2024 रिपोर्ट। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू सन 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सन 2000 विश्व में वर्ष सन 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं? यानी जो एम्बर के द्वारा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू सन 2024 रिपोर्ट पेश की गई है, उसके अनुसार सन 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। यानी चीन, यूएसए और भारत। भारत तीसरे नंबर पे आएगा सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में। सबसे पहले नंबर पे है चीन, उसके बाद आपका यूएसए और तीसरे नंबर पे भारत। और अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोलर प्रोडक्शन हो रहा है, सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है? तो वहाँ पे हो रहा है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु। ठीक है, अगला है वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट सन 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हुए हैं? अब ये वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? तो ये हेनली एंड पार्टनर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन है हेनली एंड पार्टनर्स, वो जारी करते हैं वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट। ठीक है, सबसे अमीर शहरों की सूची जारी करते हैं। अब सबसे सबसे अमीर शहर कौन कौन से हैं विश्व में? तो सबसे पहले नंबर पे आता है न्यूयॉर्क, सबसे ज़्यादा अमीर शहर माना जाता है। सैन फ्रांसिस्को दूसरे नंबर पे है। टोक्यो एशिया का पहला है, मींस वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे, और एशिया का पहला है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 24वीं नंबर पे आता है ओवरऑल, बट इंडिया में पहले नंबर पे आता है मुंबई और दूसरे नंबर पे आता है दिल्ली। ठीक है, ओवरऑल 37वीं पोजीशन पे है। तो मुंबई 24वां स्थान है और दिल्ली का 37वां स्थान है। ये टॉप 50 वेल्दियस्ट सिटीज़ हैं उनमें से आते हैं। अगला पॉइंट है कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट सन 2024 मींस वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट सन 2024 के अनुसार वर्ष सन 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन से हैं? ठीक है, अब यहाँ पे पहले नंबर पे आएगा भारत, दूसरे नंबर पे मैक्सिको, चीन, तीसरे नंबर पे फिलीपींस, चौथे नंबर पे फ्रांस, पांचवें नंबर पे। अब ये वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है, मींस आईएमओ जारी करता है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जारी करती है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। अब इसके द्वारा सन 2022 में सबसे ज़्यादा पैसा किन देश के एनआरआईज के द्वारा अपने मूल देश में भेजा गया? तो पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे मैक्सिको है, तीसरे नंबर पे चीन है और चौथे नंबर पे फिलीपींस, पांचवें नंबर पे आपका फ्रांस है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आया है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सबसे ज़्यादा रैंक किससे मिली है, यानी सबसे रैंक किससे मिली है? तो दिल्ली को मिली है और ये 350वां रैंक है इसका, बट इंडिया में टॉप पे है।
ग्लोबल सिटीज इंडेक्स अंदर 24 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से हैं? तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो न्यूयॉर्क पहले नंबर पे, लंदन सेकंड नंबर पे, सेंट जॉन्स तीसरे पे, टोक्यो चौथे पे, बट इंडिया में देखा जाए तो दिल्ली पहले नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसे अंकटाड कहा जाता है, यूएनसीटीएडी, अब वो किस नाम से जाना जाएगा? यानी मीन्स अंकटाड का नाम चेंज हो गया है, तो अब उसे यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाएगा, मीन्स संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से जाना जाएगा। अंकटाड के बारे में जान लेते हैं। तो अंकटाड इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में। अभी किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1964 में अंकटाड की स्थापना की थी। इसमें 195 मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला पॉइंट है कि मानव विकास संस्थान, जिसे आईएचडी कहा जा रहा है, ये इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, इन दोनों ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है, तो उसका टाइटल क्या है? तो उसका टाइटल है भारत रोजगार रिपोर्ट सन 2024, मीन्स भारत रोजगार रिपोर्ट सन 2024। आईएचडी जो इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। तो 1998 में ये आईएचडी बना था। ये वर्क करता है आईएसएलई के अंडर। ये किसके अंडर वर्क करता है? आईएसएलई के अंडर। आईएसएलई का मतलब क्या है? इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, ठीक है। आईएलओ जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1919 में, ठीक है। 187 मेंबर हैं यहाँ पे और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष सन 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार, यानी सन 2024 में एक ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सी है? यानी इंश्योरेंस की सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी है ओवरऑल इन द वर्ल्ड? तो वो है आपकी एलआईसी, इंडिया की एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला पॉइंट है कि लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? यानी इन भारत का कौन सा पहला प्राइवेट बैंक है जिसने लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोली है? तो वो है आपका एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। अगला पॉइंट है कि किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? तो किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? तो ये है आपका नीति फॉर स्टेट्स, नीति फॉर स्टेट्स। अगला पॉइंट है विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का 13वां मिनिस्ट्रियल समिट कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई है। अब ये डब्ल्यूटीओ के बारे में क्वेश्चन आया तो इसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन गैट था, ठीक है। गैट 1948 से था, उसी का रिप्लेसमेंट हुआ और डब्ल्यूटीओ बनाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये व्यापार के क्षेत्र में सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 166 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर जनेवा में ही है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। गेट से रिप्लेस हो गया था, डब्ल्यूटीओ हो गया था इसका नाम 1 जनवरी 1995 में। अब ये किस एग्रीमेंट के द्वारा ये बनाया गया था डब्ल्यूटीओ? तो ये इस एग्रीमेंट का नाम है मराकास एग्रीमेंट, जो 1994 में हुआ था, मराकास एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन सन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन आपका हैदराबाद में देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक सन 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? राज्य या इसमें संघ शासित प्रदेश भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 4 समूह बनाए गए थे स्टेट एनर्जी इफेक्टिव सूचकांक में, इंडेक्स में। ये सन 2023 का इंडेक्स है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। इसमें 4 समूह बनाए गए थे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के। तो पहले समूह में कर्नाटक ने टॉप किया है, कर्नाटक ने समूह 1 में टॉप किया है। आंध्र प्रदेश ने समूह सेकंड में, आंध्र प्रदेश समूह सेकंड में टॉप पे आया है। असम समूह 3rd में टॉप पे आया है और चंडीगढ़ समूह 4थे में टॉप पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक विकास आयोग कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें में सत्र की अध्यक्षता भारत ने की है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये इसका शुभारंभ किया गया राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में
भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। अगला पॉइंट है कि फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे पावरफुल करेंसीज हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा, और उसमें टॉप पे है कुवैती दीनार। ठीक है, कुवैत का दीनार सबसे टॉप पे है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है। कुवैती दीनार टॉप पे है, तो डॉलर से 10वीं पोजीशन पे है, यानी 10वीं पोजीशन पे है आपका डॉलर देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण मींस मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को चौथा स्थान मिला है। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जापान है और चौथे पे इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है। यानी जो अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी बोइंग है उसका भारत में एक वितरण केंद्र खोला गया है, और ये आपके उत्तर प्रदेश के खुर्जा जिले में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर में है। अगला पॉइंट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 टू 6। एक रिपोर्ट पेश की गई है, एक चर्चा पत्र लाया गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 टू 6। ये सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि ये कौन लाया है, किसके द्वारा चर्चा पत्र जारी किया गया है। तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अब इस चर्चा पत्र में क्या क्या चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष सन 2013-14 में 29.17% थी। यानी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग MPI मीन्स मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इन इंडिया सन 2013-14 में 29% थी, 29.17% थी। अब वो घटकर सन 2022-23 में कितनी रह गई है। तो ये घटकर आपकी 11.28% रह गई है। ठीक है, सन 2013-14 में 29% थी, वो घटकर 11.28% रह गई है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी। कितना घट गई, तो ये 17 लगभग से 18% घटी है, मीन 17.89% रिडक्शन हुआ है। अगला है, इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है। तो 13-14 से लेकर 22-23 के बीच में कितने लोग बहुआयामी जो निर्धनता थी उससे बाहर निकले हैं। तो ये 24.82 करोड़ लोग, लगभग 25 करोड़ लोग। ठीक है, 24.82 करोड़ लोग आपकी निर्धनता से बाहर निकले हैं। अब किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं, तो सबसे ज़्यादा निकले हैं उत्तर प्रदेश से, 5.94 करोड़ लोग, 5.94 करोड़ लोग। अगला क्वेश्चन था, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई है, जो एनुअली होती है, मीन्स हर साल होती है। तो ये आयोजित की गई है दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में, यानी स्विट्जरलैंड का एक शहर है दावोस, वहाँ पर दावोस और क्लोस्टर्स में आपकी 54वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय है आपका जेनेवा में। 1971 में ये बना था, और ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो एक जर्मन इंजीनियर था क्लॉस स्वाब, उसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की गई थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अब ये बहुत सारी रिपोर्ट पेश करता है, तो अधिकतर इसकी जो रिपोर्ट होती हैं उसके आगे ग्लोबल शब्द लगा होता है, यानी हिंदी में वैश्विक या इंग्लिश में आपका ग्लोबल। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अधिकतर जो रिपोर्ट्स हैं उनके आगे ग्लोबल या वैश्विक शब्द लगा होगा, उससे आप पहचान सकते हैं कि कौन जारी कर रहा है। तो उसी तरीके से एक रिपोर्ट इसने ही जारी की है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट सन 2024। तो ये क्वेश्चन यही है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसने जारी की है। तो यहाँ पे हमने बताया ग्लोबल शब्द, तो यहाँ से आप पहचान लेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी कर रहा है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसने जारी की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी। तो इस प्रकार से आर्थिकी से संबंधित सभी तथ्यों का समापन हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो विज्ञान से संबंधित रहेगा। विज्ञान से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं इस घटना चक्र की आई दृष्टि की मैगजीन में, वो हम सभी खत्म करेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, और पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।